नमस्कार दोस्तों। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स हिस्टोरिकल तौर पर वह इरिजिस्टिबल फोर्स है, यूनिवर्सल ईथर है जो हर एक माइंड को पेनिट्रेट करता है। पर हर एक माइंड अपने देश समाज की परिस्थितियों के लिहाज से उसको परसीव करता है उन आइडियल्स को, और उसका रिएक्शन अलग अलग तरीक़ों से देता है। उसके सेट्स सोशलिज्म से लेकर फ्री मार्केट तक भी हो सकते हैं। सरभरा की बात करते हुए सबका साथ सबका विकास का ही तो आइडियल लिया था सोवियत यूनियन ने, और उसने इसके जरिए सत्ता और उसकी पूंजी उन लोगों के नाम करते हुए उनके विचारों को सुनते हुए काफ़ी तेज प्रगति भी की। पर जब लोग मजबूत हुए, लोगों की सोच बढ़ी, उन्होंने चीज़ों को समझा, तो उन्होंने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं हमारे नाम पर ही पूंजी और सत्ता चंद लोगों के नाम पर ही समेट रही है और उनके ही इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। तो उस इंस्पायरिंग लोगों को उस फ्री मार्केट में कुछ नया दिखा वर्ल्ड व्यू में, और उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल्स के दूसरे छोर की ओर, वेस्टर्न डेमोक्रेटी के फ्री मार्केट की ओर अपना रुख अख्तियार किया, और यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान ये सब देशों का उदय हुआ 90 के दशक के ठीक पूर्व सोवियत रूस के विघटन के साथ। इसको हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में इस तरह से समझ सकते हैं कि आज़ादी के ठीक बाद जो नेहरू का जो सोशलिज्म था वह 91 में बदला मार्केट फोर्सेस में। पर हमने सोवियत रूस की तरह अपने देश समाज में वह विघटन नहीं देखा। कारण था क्योंकि जो हमने अपना संविधान लिया हुआ था वहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स तो अमेरिका से लिए, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मंत्र था शायद सोवियत रूस से। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ आदि के जो गुण थे वो हमने दूसरे देशों से अपने संविधान में कलेक्ट किया। हमने डेमोक्रेसी को कॉपी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमारे ऐतिहासिक मूल में भी थी, महाजनपद काल या उससे पूर्व हमारे गणतंत्रों में भी थी, और उससे भी अगर कहीं पूर्व जाएं तो वह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं में भी हमको मिल सकती है, जहां राजा रानी के क्लियर कट चीज़ अवशेष हमको नहीं मिलते हैं, ना ही कोई मार्क्स जो हमारी लड़ाई झगड़ा है, 5 कत्लेआम हैं, उसके बरियल साइट्स भी मिलते हैं, एक व्यापारिक व्यवस्था मिलती है। खैर, एक दूसरा कारण ये भी था कि नेहरूवियन सोशलिज्म पूरी तरह रशियन आउटलुक पर आधारित नहीं था। उसने फिर भी अपने प्राइवेट सेक्टर को ग्रो होने के लिए नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काफ़ी स्पेस दे रखा था, और वह आगे चल के धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद, जब हमारी खाने पीने की समस्या एकदम कम हो गई, और इंदिरा गांधी के समय जब बैंकों का नेशनलाइजेशन होने से जो मुद्रा का खतरा था कि चंद हाथों में चले जाएगा, वो भी काफ़ी हद तक संभल गया। तो इस स्टेज से फिर 90 के जो हम मार्केट फोर्सेस के अंतर्गत इंडिविजुअल एक्सपीरेशंस और एक्चुअलाइजेशन के मुहिम पर आते हैं मनमोहन सिंह और राव सर के एरा में। खैर, फिर उसके आगे गाड़ी बढ़ती गई 2014 तक, और उसी हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा, उस मार्केट को सही दिशा में मोड़ने के लिए जो ज़रूरी हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जो फोर्स होनी चाहिए, वो नौकरियां भी उसी हिसाब से बढ़ी, लेकिन उतने रेशियो में नहीं जितना अमेरिका में है। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स अमेरिका में कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी इंडिया में, चाहे पुलिसिंग ले लीजिए, चाहे ऑफिशियल्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 2014 के बाद ये रेशियो और दिन पर दिन कम होते जा रहा है, और मार्केट जो फ्री होना चाहिए कहीं ना कहीं क्रोनिज्म की तरफ भी भागता जाता है। आते हैं फिर से हम लौट के यूक्रेन पर। तो यूक्रेन ने डेमोक्रेटिक फ्री मार्केट थ्योरी पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आगे चालू किया, तो उसने कहीं ना कहीं वेस्ट के नैरो इंटरेस्ट जो वहाँ पे
कुछ कैपिटलिस्ट लोग हैं जो आज़ाद ख्यालों के ही डेमोक्रेसी से वहाँ उत्पन्न हुए और जो पूरे विश्व को कैप्चर करना चाहते थे, उनकी चीज़ों को भी कैप्चर करने लगे। ना कि हमने वेस्ट के जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं फ्री ओवरऑल, उसको कैप्चर उन्होंने यूक्रेन ने किया। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने यूक्रेन ने उस चीज़ को कैप्चर किया तो जो भी उसको यूक्रेन को एक बेस बनाने लगे, वो वेस्ट का और नाटो का पार्ट बनने लगे, और उनके हथियारों का, उनको जो रडार्स को माउंट करने की बात आने लगी, ये सब चीज़ें जब होने लगी तो इसने कहीं ना कहीं रूस को उस पुराने विघटन की याद तरोताज़ा कर दी, जो कभी सबके लिए सोचता था और कभी कभी इस तरह की जो मार्केट की अराजकता है, कैपिटल सिस्टम का जो दोष है, उसके खिलाफ एक मोरल सपोर्ट, नैतिक सपोर्ट पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सबको देता था, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो भारत हो। खैर, इसका फ़ायदा जो उठाया उस डर का, वो सबसे अधिक कहीं ना कहीं उठाया कम्युनिस्ट चीन ने। चीन ने इस डर को, चाहे अब जिस भी तरह से हो, चीन और रूस जो करीब आए और यूक्रेन पे जो रशिया ने तबाही मचा दी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये जुगलबंदी दिखती है। और कहीं ना कहीं हम दोनों जगह का सिस्टम देखते हैं तो दोनों जगह सत्ता एक लॉन्ग टर्म्स एक ही पार्टी में दिख रही है, कुछ लोगों के हाथ में ही दिख रही है, और बात सबका साथ सबका विकास की हो रही है, बात आइडियोलॉजी में सरबराह की ही दिखती है। पर रूस को ये सोचना चाहिए, क्या यूक्रेन कभी भी रूस की सीमाओं के अंदर दाखिल हो सकता है? विघटन के बावजूद भी रूस भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। वो कितने भी हथियार ले ले, कुछ भी ले ले, दुनिया जानती है रूस के पास इतने हथियार हैं कि अगर वो यूज कर दे तो एक बार ही नहीं, वो सैकड़ों बार इस धरती को ख़त्म कर सकता है। तो रूस को इतना जो डर था वो उसका खुद का नहीं था, कहीं ना कहीं वह उसको अपने पूरब से या अपने दक्षिण से, चीन से परोसा जा रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। उसी तरह यूक्रेन को जब वो कॉपी कर रहा है तो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स को जिस भी रूप में वो कॉपी करना चाहता है तो वो नेचुरली कॉपी अगर करता तो ठीक था, लेकिन जब उसके नैरो इंटरेस्ट, चंद लोगों के उससे उपजे चंद लोगों के बड़े क्रोनिक कैपिटलिस्ट के नैरो इंटरेस्ट को वो कॉपी करने लगा, तो आज वो अपने तबाही के जिम्मेदार स्वयं ही बन गया है। चाइना इन परिस्थितियों में, जब हम रूस जो हमारा मित्र है उससे हम भारी मात्रा में तेल भी ले रहे हैं और रूस के पीछे चीन खड़ा हुआ है और गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ है, और हम स्वयं अमेरिकन लिबरल फिलॉसफी और उसके मार्केट में कुछ हद तक अपनी परिस्थितियों के अनुसार ज़्यादा बिलीव जो करने लगे, जो हमने ट्रम्प के समय देखा, यहाँ तक कि उनके इलेक्शन के दौरान भी काफ़ी हमारी नमस्ते ट्रम्प जैसे प्रोग्राम भी हमने किए, जो शायद जिससे हम बच सकते थे, क्योंकि सत्ता कभी भी किसी देश में बदल सकती है। तो इन सब बैकग्राउंड में चाइना ने जो तवांग में जो इनकर्जन की पॉलिसी अपनाई और जो वो हमको संदेश देना चाह रहा है, वो यह देना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो साउथ चाइना सी में हम कुछ अपने रुख सख्त कर रहे हैं या कुछ इंटरवीन कर रहे हैं, उससे हम थोड़ा परहेज करें, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा चाइना के साथ अत्यधिक अनबैलेंस्ड है, उसके ओर हम ज़्यादा टफ स्टैंड ना ले। इन सब चीज़ों से, और ये भी बता रहा है कि यूक्रेन में जब रशिया ने जो इंटरवेंशन किया तो यूक्रेन के पीछे लाख अमेरिका आइडियोलॉजी के हिसाब से उसके कैपिटलिस्ट लाख खड़े हों, लेकिन मौके पर उसकी मदद करने कोई आया नहीं। तो भारत चीन के विवाद में भी शायद ही अमेरिका का उस हद तक हस्तक्षेप हो, और रशिया के साथ उसकी जो गर्मजोशी है तो शायद रशिया का ध्यान भी उस ओर ना जाए, जो हर वक्त हमारे साथ, हमारे बैक में होता था, और रशिया हमें हमेशा वो मॉरल सपोर्ट देता था। चाइना से जो स्वयं का उसका जो बाउंड्री डिस्प्यूट है और जो कल्चरल जो डिफरेंस है और जो उसका अटैक है, उससे को देखते हुए
खैर, इन चीज़ों को अगर हम इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को अगर हम खुद सोचें तो हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि जो हम डेमोक्रेसी के वे में तो चलते जा रहे हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका, उसके पथ पे तो हम चल रहे हैं। सबसे बड़ी विश्व की डेमोक्रेसी होने का बात भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक वन पार्टी सिस्टम और उसी की ओर पूरी की पूरी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स की फंडिंग हो रही है वो चंद कारपोरेट्स के माध्यम से हो रही है, और ये कारपोरेट्स ही फल फूल रहे हैं, जबकि हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में थी, वो दिन ब दिन वो बंद होती जा रही हैं, उनकी कमी आती जा रही है। हमारा और ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वो बेरोज़गार होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हम ये सब देखते हुए क्या हम कम्युनिस्ट चीन के तरफ कुछ मैच नहीं करने लगे हैं, या सोशलिज़म के आइडियल्स और फ्री मार्केट्स के आइडियल्स दोनों को हमने जब अपने संविधान में लिया, उसके बावजूद भी हम दोनों के जो बुरे प्रभाव हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म, चंद हाथों में ज़्यादातर लोग जो मार्केट की चीज़ें चली जाना, और वन पार्टी सिस्टम के तरफ चले जाना, अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ चले जाना, अल्ट्रा राइट के सहारे, इस चीज़ों को कब हम समझेंगे। हमारे कॉरपोरेट्स को ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी में हर पहिया अगर साथ साथ नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन पहियों के बीच में होगा, तो जो जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए वो उस लेवल की हो नहीं पाएगी, और ना ही उसका ट्रिकल डाउन हो पाएगा, और ट्रिकल डाउन नहीं होगा तो ओवरऑल रफ्तार, जो इफ़िशियंसी है, जो प्रोग्रेस है, वो भी तेज़ी से उस लिहाज से नहीं होगी। आज कॉरपोरेट बहुत तेज़ी से आगे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया। उससे ज़्यादातर लोग आर्थिक विषमताओं में हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी कम है, तो उनकी क्या भरपाई कॉरपोरेट कभी कर पाएगा, रोज़गार के सेंस में या प्रोडक्टिविटी के सेंस में ही। उन्हें समझना चाहिए कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वो चावल के उस खेत की तरह हैं जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी तो कम लगती है लेकिन मैन पावर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, और उनकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर वो कहीं ज़्यादा होती है, और जो भी प्रोडक्शन होता है ज़्यादा लोगों में वो आसानी से बट जाता है। जबकि कॉरपोरेट का जो खेत होता है वहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन होता है, लेबर प्रोसेस की डिमांड कम होती है, लेकिन जो भी ओवरऑल प्रोडक्शन होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो तो अधिक होता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन जो उस चावल के खेत हमने जो बताया जहाँ पे ज़्यादा लोग लगे होते हैं उससे कम होता है। लेकिन चूँकि कॉरपोरेट के खेत का जो प्रोडक्शन है वहाँ लोग कम लगे होते हैं, तो वो कम ही लोगों में बढ़ता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा दिखता है। तो ये कॉरपोरेट को समझना चाहिए कि हमारे पास आबादी बड़ी है और खेत भी हमारे पास कम हैं, और दूसरी तरफ अब ये भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हर जगह और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो जाए, क्योंकि हर खेत अलग अलग एनवायरनमेंट में है, कुछ बंजर भी हो सकते हैं, तो वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद से ही वर्क हो सकता है। जिस दिन हम इन चीज़ों को समझ गए तभी भारत के हर खेतों से, भारत के हर सेक्टर्स से जो मैक्सिमम आउटपुट है एक दूसरे के सामंजस्य और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज इसमें बीच में कड़ी होंगी, और कॉरपोरेट इसके बीच के मुख्य फोकल पॉइंट होंगे, तभी हम मैक्सिमम प्रोडक्शन, जीडीपी और ट्रिकल डाउन पा सकते हैं। जिस दिन हम ये समझ गए तो हम वास्तव में आज के युग में अपने संविधान को जिस तरह हमने गुरु की तरह बनाया था, उसके एप्लीकेशन में भी आज हम गुरु की तरह ही हो जाएंगे, वरना कहने को तो हम सदियों से ही विश्व गुरु रहे हैं। और चाहे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि उसके रूट्स हमने मोहनजोदाड़ो या महाजनपद काल में ही खो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस संदर्भ में अगर कलिंग के युद्ध के समय जब महान अशोका ने अटैक किया था, तो हम
इस संदर्भ में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कलिंग का राजा कौन था। वो प्रश्न शायद आज भी जीवंत है। तो फिलॉसफिकल वे में तो हम विश्वगुरु अपने आप को कहते ही रहे हैं, लेकिन आज के युग में हमें गुरु बनना ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।